Hello guys, how are you all? I hope you all are doing very well. So today हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इससे पहले का हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, मेटल नॉन मेटल्स या उनकी प्रॉपर्टीज़। तो जिन बच्चों का वो कहीं से कुछ छूट गया है वो लोग दोबारा से उसको यूट्यूब से देख सकते हैं अपनी वीडियोस। जिससे पहले हमने मैन मेड आर्टिकल्स और एटम का स्ट्रक्चर किया था, वो सभी चैप्टर्स आप वहाँ से देख सकते हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मुझे आप सभी जानते ही हैं, मेरा नाम दीर्घा शर्मा। आई एम असिस्टेंट टीचर एट यूपीएस पीकी मर्ज। और ये स्पेशली मैंने साइंस के कुछ चैप्टर्स को डिस्कस किया है यहाँ पर, जहाँ से प्राइमरी स्कूल्स के जो बच्चे नहीं स्टडी कर पा रहे थे या उन्हें कंटिन्यूटी नहीं मिल पा रही थी, वो लोग यहाँ से अपने चैप्टर्स का क्लियरेशन थोड़ा सा कर सकते हैं। सो हम कंटिन्यू करते हैं अपने आज के टॉपिक के साथ में, विच इज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो हम यहाँ पे एक शीट के थ्रू देख सकते हैं। सबसे ऊपर एक एरो लगा के मैंने लिख रखा है विच कैन नॉट सीन बाय नैक्ड आइज़, यानी कि आप अपने नग्न आँखों से उन्हें नहीं देख सकते हैं। नग्न आँखों का मतलब है कि नॉर्मल लाइफ में आप उनको ऐसे सामने आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। वी कैन सी दैम विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। आपने अगर लैब में देखा हो, माइक्रोस्कोप देखा होगा सभी बच्चों ने, तो माइक्रोस्कोप के थ्रू ही आप उसको देख सकते हैं, आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है। वैसे अगर आप एक बिग क्वांटिटी में देखना चाहें कि फंजाई किस तरह से लगती है या फंगस कैसे दिखाई देती है, तो उनका अगर डीप स्टडी करना है तो आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए माइक्रोस्कोप से ही देखना पड़ेगा। ठीक है। ऐसे आपको नहीं पता चलेगा वो कहाँ मूव कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे स्प्रेड हो रहे हैं, वो नहीं समझ में आएगा। लेकिन अगर आप एक ओवरऑल ऊपर के ऊपर से देखना चाहें तो आप एक ब्रेड को उसके ऊपर थोड़ा सा स्प्रिंकल वाटर करके और उसको आप रख दीजिए, तो थोड़े टाइम के बाद में आप देखते हैं कि उसमें कुछ ब्लैकिश सा हो जाता है, कुछ ब्लैक सा वाइट से फंजाइस टाइप की लग जाती है, कुछ थ्रेड्स टाइप के उसमें हो जाते हैं। तो वो क्या है, आफ्टर 4-5 डेज़ उसमें फंगस लग गई है जो अब आपके खाने लायक नहीं बची है ब्रेड। ठीक है। तो इसको हम आगे देखेंगे किस तरह से ये होता है जब हम फंजाई को स्पेशली पढ़ेंगे। अब हम इनकी बात करते हैं अकरेंस की, यानी कि ये किस किस तरह से पाए जाते हैं, कहाँ कहाँ पाए जा सकते हैं। तो ये जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये हवा में, मिट्टी में, पानी में और पेड़ पौधों में या फिर एनिमल बॉडी में कहीं पे भी पाए जा सकते हैं। उनके बाहर अंदर ये यूनिवर्सल होते हैं, आप इनको नग्न आँखों से नहीं देख पाते हैं, ये कहीं पे भी मिल सकते हैं। ठीक है। और ये किसी भी एडवर्स एनवायरनमेंट में भी रह सकते हैं जहाँ पर आप नहीं रह सकते। बिल्कुल आइस में रह सकते हैं, बॉटम ऑफ सी में रह सकते हैं जहाँ पे प्रेशर की वजह से आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, मार्शी प्लेसेस में रह सकते हैं, दलदली भूमि में रह सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह से ये यूनिवर्सल यानी कि सर्वव्यापी होते हैं। अब एक टर्म देखते हैं, सैप्रोफाइट्स। सैप्रोफाइट्स होते हैं जो डेथ और डिकेइंग मैटर्स पे मिलते हैं, यानी कि जो मृत हैं या जीवाश्म हैं उनके ऊपर ये सैप्रोफाइट्स जो है पाए जाते हैं। और पैरासाइट का मतलब है जो किसी और के सहारे जीता है, यानी अपने आप खाना नहीं बनाता, किसी प्लांट या किसी एनिमल के थ्रू अपना भोजन लेता है। तो ऐसे पैरासाइट्स होते, उनको बोलते हैं पैरासाइट्स या परजीवी। जैसे एंटामीबा हिस्टोलिटिका, ये क्या है, फाउंड इन ह्यूमन इंटेस्टाइन, यानी कि आपकी आंत में पाया जाता है। जब भी कभी मनुष्य को डिसेंट्री की प्रॉब्लम हो जाती है तो वो इसके कारण होती है, इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण, ह्यूमन इंटेस्टाइन में पाए जाने के कारण ऐसी डिसेंट्री की प्रॉब्लम हो जाती है। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन का बेसिकली मतलब ये है कि आपको अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ने हैं तो आप उन्हें किस किस तरह से अलग अलग टुकड़ियों में पढ़ सकते हैं। ठीक है। कैसे कैसे आप उन्हें अलग अलग करके पढ़ सकते हैं। जैसे आपका सिलेबस होता है फर्स्ट क्लास का अलग, सेकंड का अलग, थर्ड का अलग, फोर्थ का अलग, अलग अलग सिलेबस होता है ना, कुछ अलग अलग करके उनको रखते हैं जिससे आप उसे अच्छे आसानी से पढ़ सकें। अब मैं अगर आपको फर्स्ट और सेकंड का सिलेबस इकट्ठा पकड़ा दूँ तो आपको दिक्कत होगी, या फर्स्ट के साथ में एट्थ का सिलेबस दे दूँ तो भी आपको दिक्कत होगी, आप नहीं उसे रीड आउट कर पाएंगे, है ना। तो इसीलिए हम क्लासीफाई कर लेते हैं, उसे वर्गीकृत कर लेते हैं कि हमें कैसे कैसे इसको हम आसानी से पढ़ सकते हैं, कैसे हम इसका अध्ययन कर सकते हैं। तो क्लासिफिकेशन के अंडरटेक हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इन 5 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 इज़ बैक्टीरिया, जिसे हम हिंदी में जीवाणु कहते हैं। सेकेंड इज़ वायरस, जिसमें हम कोरोना वायरस को भी हल्का सा स्टडी करेंगे, इसे कहते हैं विषाणु। देन प्रोटोजोआ जो है जीवगण, और फंजाई यानी फफूंद, और एल्गी मतलब शैवाल। ठीक है। तो इन 5 पार्ट्स में हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्टडी करेंगे। यहाँ पर हम स्टडी करने वाले हैं बैक्टीरिया को। इसके कुछ पॉइंट्स को हम जान लेते हैं। बैक्टीरिया जो जीवाणु है वो यूनिसेलुलर है, यानी कि केवल एक सेल उसमें पाई जाती है।
वो कई सारी सेल्स से मिलकर नहीं बना होता, यूनिवर्सल हैं ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि कहीं पे भी पाए जाते हैं। लेकिन बैक्टीरिया मोस्ट ऑफ द मॉइस्ट प्लेसेस में, यानी कि नमी वाले स्थानों पर पाया जाता है। अब बात करते हैं इसकी शेप की, तो ये राउंड शेप में भी होते हैं, ये रॉड शेप में भी होते हैं, और ये स्पायरल यानी घुमावदार शेप में भी होते हैं। इनमें एक सेल वॉल पाई जाती है। सेल वॉल बेसिकली ये है कि एक आउटर शीट पाई जाती है जो मोटी परत होती है, ठीक है। तो इनमें एक सेल वॉल पाई जाती है जो इन्हें प्रोटेक्ट करती है, इनके अंदर जो मटेरियल जो साइटोप्लाज्म में भरा होता है उसको प्रोटेक्ट करती है। इसमें एक जगह से दूसरे स्थान तक मूव करने के लिए, यानी कि लोकोमोशन के लिए फ्लैजेला पाए जाते हैं, 2 तंतु पाए जाते हैं बहुत लंबे लंबे, इन्हें बोलते हैं फ्लैजेला। और ये अपनी फेवरेबल कंडीशन में बहुत जल्दी रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी अपने जैसे अन्य को बहुत जल्दी बना लेते हैं, ठीक है। एक बार हम इसका एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ये यहाँ पर बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर मैंने आपके साथ में शेयर किया है, जिसमें आप देख सकते हैं छोटे छोटे से तंतु साइड में निकले हुए हैं, इन्हें टेंटिकल्स भी बोल देते हैं। और इसके अलावा सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है, और ये जो 2 फ्लैजिला पर्पल और पिंक कलर में आपको दिख रहे हैं ये लोकोमोशन कराते हैं। यहाँ पर अब आप एक एग्जाम्पल देख सकते हैं जिसका नाम है साइनोबैक्टीरिया। दैट मीन्स ये पहले ब्लू ग्रीन एल्गी के अंडरटेक इसको रखा जाता था, लेकिन साइंटिस्ट द्वारा जो इसकी रिसर्च की गई है अब इसको मोनेरा किंगडम के अंडरटेक बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन में लिया जाता है। इनमें ग्रीन कलर होता है, और ग्रीन कलर का मतलब हमें पता है जैसे पत्ते ग्रीन होते हैं, तो यानी कि उनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है और उसकी वजह से वो फूड फॉर्मेशन खाना बना सकते हैं। सेकेंड पॉइंट हमारा सेकेंड क्लासिफिकेशन था वायरस यानी कि विषाणु। 1892 में दमरिती इवानोवस्की ने इसकी खोज की थी, और ये इन सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में सबसे स्मॉलेस्ट होता है। न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से निर्मित होता है। कम्प्लीटली पैरासाइट होता है, यानी कि इसको जीवित रहने के लिए कोई ना कोई ह्यूमन बॉडी या प्लांट बॉडी चाहिए होती है, कोई ना कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म चाहिए होता है। लिविंग सेल रिप्रोडक्शन, ये अगर रिप्रोडक्शन करेगा या अपनी क्वांटिटी को बढ़ाएगा, इंक्रीज करेगा, तो वो भी ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही करता है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे स्मॉल पॉक्स, और जैसे बोल देते हैं माता आ गई, इस टाइप से वर्ड्स यूज़ करते हैं। तो पोलियो, हेपेटाइटिस, डेंगू, चिकनगुनिया, और हमारा लेटेस्ट बिल्कुल वायरस कोविड-19 जिसने फैलाया है कोरोना, ठीक है। तो वो भी वायरस के थ्रू ही हुआ। उसको निष्क्रिय करने के लिए कई बार कहा जा रहा है कि आप अपने घर में रहें, क्योंकि अगर उसे लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं मिलेगा तो वो अपने आप ही स्वतः ही मर जाएगा। तो अब हम वायरस का एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं जहाँ से हमें थोड़ा सा समझ में आ जाए अच्छे से। ये मैंने यहाँ पे वायरस का एक स्ट्रक्चर लिया है, बहुत सिंपल सा, जिससे आप ज़्यादा कंफ्यूज ना हो। देखिए डीएनए और आरएनए ये जो है न्यूक्लिक एसिड है, और बाहर ये जो येलो कलर के बॉल्स दिख रहे हैं ये प्रोटीन कोट है, और उसके बाद एक एनवेलप। नाउ अगेन कम बैक टू योर शीट। हम बात करने वाले हैं प्रोटोजोआ की, और ये ग्रुप ऑफ यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। बहुत छोटे छोटे से जो एक एक सेल वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनका एक ग्रुप प्रोटोजोआ कहलाता है। दे कैन लिव फ्रीली, इन्हें किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की ज़रूरी ही नीड है ऐसा कुछ नहीं है, ये फ्रीली भी रह सकते हैं। और इन अदर्स बॉडी एज अ पैरासाइट, ये एक परजीवी की तरह किसी और बॉडी के ऊपर भी रह सकते हैं। तो इनमें स्यूडोपोडिया पाया जाता है, पी यहाँ पे साइलेंट होता है। इन्हें फॉल्स फीट कहते हैं, यानी कि इन्हें मूव करने के लिए ये फॉल्स फीट इनमें होते हैं। तो पैरामीशियम का एक स्ट्रक्चर अभी मैं आपको दिखाऊंगी, उसमें सीलिया पाए जाते हैं, ये जो साइड में छोटे छोटे से तंतु निकले हुए हैं। इसी तरह एग्जाम्पल है एक मलेरिया को जो कॉज करता है वो है प्लाज्मोडियम, वो भी एक प्रोटोजोआ है। ये आपके सामने पैरामीशियम की एक डायग्राम दिखाया गया है, एक पिक दिखाई गई है जिसमें साइड में छोटे छोटे से तंतु निकले हुए दिखाई दे रहे होंगे, इन्हीं को बोलते हैं सीलिया। आप ऊपर देख सकते हैं CILIA, ये सीलिया होते हैं, और इसके अंदर साइटोप्लाज्म भरा होता है। ये पैरामीशियम्स किस कैटेगरी में आते हैं, दैट इज प्रोटोजोआ। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फंजाई एंड एल्गी। फंजाई यानी फफूंद, और एल्गी मतलब शैवाल। तो फंजाई, इसको दूसरा नाम इसका मोल्ड भी है, और ये रोटी, ब्रेड और पिकल यानी कि अचार के ऊपर आपको कई बार दिखता है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, ब्रेड पे कुछ वाइटिश सा, कुछ ब्राउनिश सा, ग्रीनिश सा कई बार आ जाता है, वो फंजाई होता है। और रेनी सीजन में आपने देखा होगा इस तरह के मशरूम्स कहीं कहीं पे पेड़ों के साइड में आपको दिखाई देते हैं। ये मशरूम जो है फूड की तरह भी यूज़ किया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए नुकसानदायक ही हैं, सिर्फ हार्मफुल नहीं है, कुछ हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल भी होते हैं, वो एंटीबायोटिक्स बनाने में भी यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे हम फंजाई का स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। हाइफा यानी कि जब फंजाई केवल एक सिंगल तंतु के रूप में पाई जाती है, सिंगल फाइबर के रूप में पाई जाती है, तो उसको हाइफा बोलते हैं। जब वो एक नेट बना लेता है उसका,
तो उसको आप बोलते हैं माइसीलियम। ठीक है, तो उसको आप क्या कहेंगे, माइसीलियम। अब एक एंटीबायोटिक का नाम आपने सुना हो अगर, पेनिसिलिन। पेनिसिलिन की जो टैबलेट होती है वो एक फंजाई के द्वारा बनती है, पेनिसिलियम, उसी के नाम पे पेनिसिलिन का नाम रखा गया है। ठीक है, और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो थे उन्होंने 1929 में फंजाई को डिस्कवर किया था। वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उस दौरान उन्होंने फंजाई को डिस्कवर किया था। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द एल्गी। इसकी नॉर्मल टर्म होती है काई। आप अगर कभी कहीं पे घूमने के लिए गए हैं और पानी वाली जगह पे गए हैं तो आपने देखा होगा नदी के साइड साइड में, या फिर आपका जैसे जोहड़ होता है गांव में उसके आसपास का क्षेत्र, और आपका नलके के आसपास भी कई बार ये दिखाई दे जाती है अगर सफाई प्रॉपर नहीं है तो ये ग्रीनिश ग्रीनिश सी काई सी आपको दिखाई देती है जहाँ जहाँ पे बहुत ज़्यादा फिसलन हो जाती है। तो ये जो काई है इसी का बॉटेनिकल नाम एल्गी है। ठीक है, जनरली फाउंड इन वाटर, यानी कि आपको पानी के क्षेत्रों के आसपास से ज़्यादातर में दिखाई देती है। क्लोरेला जो है ये यूनिसेलुलर है। क्लोरेला उसका एक फंजाई का एक एग्जाम्पल है जो यूनिसेलुलर यानी कि केवल एक सेल उसमें है। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द जितनी एल्गी होती हैं वो मल्टी सेलुलर होती हैं, उनमें बहुत सारी सेल्स मिलकर उस एल्गी का निर्माण करती हैं। इनकी जो बॉडी होती है उसे थैलस बोलते हैं। इनकी बॉडी को क्या कहेंगे आप, थैलस। और इसी तरह से यहाँ पर भी एक एंटीबायोटिक का एग्जाम्पल है जो है क्लोरेलिन। तो ये किससे बनी होती है, कौन सी एल्गी से, इसका नाम है क्लोरेला। इसका नाम है क्लोरेला। ठीक है, तो इसको अब आप एक डायग्रामेटिक फॉर्म में समझ सकते हैं, फंजाई और एल्गी इनका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। ये आपका एक ब्रेड के साथ में पिक दी गई है जहाँ पर राइजोपस सोलोनिफर का एक एग्जाम्पल दिया गया है, यानी कि ब्रेड पे जो फंगस जम जाती है, जो फंगस लग जाती है वो इस तरह की स्ट्रक्चर में होती है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं क्लोरेला एल्गी की। यहाँ आप देख सकते हैं क्लोरोप्लास्ट का एक डिनोशन दिया गया ऊपर लेफ्ट साइड में, CHLOROPLAST। क्लोरोप्लास्ट जो है इसकी वजह से ये ग्रीन दिखाई देती हैं और अपना खाना खुद से बना सकती हैं। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है आज। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में हमने देखा है जिन्हें हम नेक्ड आइज से नहीं देख सकते, उन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है। देन हमने फर्स्ट पॉइंट पढ़ा बैक्टीरिया की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में। देन नेक्स्ट था हमारा वायरस, उसके स्ट्रक्चर के बारे में। और उसके बाद हमने थर्ड पॉइंट पढ़ा है प्रोटोजोआ के बारे में। और फोर्थ पॉइंट है फंजाई के बारे में, किस तरह से ब्रेड पर मोल्ड का डेवलपमेंट हो जाता है, मोल्ड लग जाता है और आपके खाने लायक वो नहीं रहती है। फिर हमने पढ़ा कि पानी के आसपास के क्षेत्र में किस तरह काई जम जाती है और वो अपना भोजन क्यों बना सकती है, क्या कारण होता है कि वो अपना भोजन बना सकती है। तो हमने पढ़ा एल्गी के बारे में। तो ये कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में हमने पढ़ा। कल हम मालूम करेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये हमारे लिए किस तरह से बेनिफिशियल हैं, क्या क्या इनके लाभ हैं। ठीक है, तो कल का लेक्चर आप मिस ना करें। And thanks again guys, thank you for watching this video and complete your syllabus step by step, especially for class 8th students। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको, और ये नोटिफिकेशन बेल आप दबा लिया कीजिए जिससे जब भी आपकी वीडियो आ जाए यूट्यूब पे तो आप उसको आराम से देख सकें, और ये दोस्तों के साथ में इस चीज़ को शेयर कर दिया कीजिए। थैंक यू गाइज, बाय बाय।